प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम सभी प्रकाश के विषय में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय साथियों, सर्वप्रथम हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती है, किंतु अपनी सहायता से दूसरी वस्तुओं को दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है तो टकरा करके वो हमारे आँखों तक पहुँचती है और उसके बाद में वह वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसा कि चित्र में आप सभी देख पा रहे होंगे, प्रकाश की किरण घास पे पड़ती है और वो फिर बच्चे की आँख पे पड़ती है। यानी कि प्रकाश घास पे पड़ी और टकराने के बाद बच्चे की आँख में पड़ी, तब जाके बच्चे को दिखाई दिया कि घास का जो रंग है वो हरा है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश की पहला गुण होता है कि वो द्वैत प्रकृति का होता है। उसके अंदर तरंग और कण दोनों प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। सर जॉन्स हाइगन ने तरंग सिद्धांत के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि प्रकाश के अंदर तरंग के गुण पाए जाते हैं, अतः प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है। जबकि सर आइजैक न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में ये स्पष्ट किया है कि प्रकाश की किरण एक कण के रूप में संचरित होती है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब हमें ये जानना है कि अनुप्रस्थ तरंग है क्या। तो वेव दो प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे संचरण के जिस दिशा में उनका संचरण होता है उसके परपेंडिकुलर उस माध्यम के कणों का होता है। ये है वेव का डायरेक्शन और ये उनके माध्यम के कणों का डायरेक्शन है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग की गति के दिशा के लंबवत गति करते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग के गति की दिशा में ही मोशन करते हैं। प्रकाश के दूसरे गुण की बात करते हैं तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इसका स्पष्ट कारण है कि उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, यानी कि छोटा होता है। वेवलेंथ का मतलब होता है दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। या दूसरे भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि माध्यम के कण के द्वारा एक चक्कर लगाने में ली गई दूरी वेवलेंथ कहलाती है। प्रकाश की चाल वैक्यूम में सर्वाधिक होती है, यानी कि निर्वात में, जहाँ पे हवा भी नहीं होता है। प्रकाश का रंग उसके वेवलेंथ पे निर्भर करता है। प्रकाश का रंग उसके वेवलेंथ पे निर्भर करता है। जिस प्रकाश का वेवलेंथ जितना अधिक होगा वह उतनी ही अधिक दूरी से स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसीलिए रेड, येलो और ग्रीन कलर का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल में किया जाता है, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर येलो कलर का होता है और उसके बाद में ग्रीन कलर का होता है। अब हम प्रकाश की चाल की बात करते हैं। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, जबकि वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। और प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, और जिस माध्यम में अपवर्तनांक का मान कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना पाया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी सर्वाधिक होती है। ये मैक्सिमम होती है, मैक्स होती है।
जबकि पानी में निर्वात से कम होता है और कांच में उससे कम होता है। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको जानना बेहद ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करेंगे प्रकाश परावर्तन के विषय में। प्रकाश परावर्तन का तात्पर्य यह होता है कि जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है और टकरा करके वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अब बात ये आती है कि आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल है, ये आपतित किरण है, ये रिफ्लेक्टेड किरण है। तो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, एंगल आई। नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच बना कोण जो है वो परावर्तित किरण होती है, एंगल आर। तो अतः इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरी बात यानी दूसरे नियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपतित किरण ये वाली किरण, परावर्तित किरण ये और नॉर्मल ये, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बात आती है अपवर्तन की। तो अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने माध्यम से दूर हट जाती है, अपना वास्तविक पथ नहीं तय करती है, वो अपने वास्तविक पथ से दूर हट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें जब प्रकाश की किरण रेयरर से डेंसर में प्रवेश करती है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, और जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है, जब वो लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो अभिलंब से वो दूर हट जाती है। अब इसकी कुछ घटनाओं के विषय में अगर हम अध्ययन करें तो घटनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पेंसिल, जब हम पेंसिल को पानी में डुबो देते हैं तो टूटी हुई नज़र आती है, टेढ़ी हुई दिखाई देती है। रात्रि में हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, ये तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। जब किसी मछली को हम देखते हैं तो उसका वास्तविक स्थिति ना होकर के उसका आभासी स्थिति हमें दिखाई देती है, यानी कि मछली थोड़ा उठी हुई नज़र आती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। उसके बाद में अगर हम सूर्यास्त और सूर्योदय के समय देखेंगे तो सूरज थोड़ा अपने एक्चुअल पोजीशन से नीचे या उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अब बात आती है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो अपवर्तन की घटना में क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब बात यह आती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब हम आपतन कोण का मान यानी कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर देते हैं तब अपवर्तित किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसकी कुछ घटनाएं हैं, उसके विषय में हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि हीरे का चमकना, ये पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। परखनली में रखी हुई चीज़ें चमकीली दिखाई देती हैं। किसी टूटे हुए कागज का चमकीला दिखाई देना, कांच का चमकीला दिखाई देना। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे ही काम करता है। रेगिस्तान के अंदर मारीचिका का दिखाई देना,
ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग करके ही हम इंडोस्कोपी जैसी पद्धति के द्वारा शरीर के आंतरिक भागों की हम अध्ययन कर सकते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में अगर हम जानते हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के पास होती है तो वह अपने 7 कलर में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। इसकी खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। वेवलेंथ सबसे अधिक रेड कलर का होता है और सबसे कम वायलेट का होता है। जिस प्रकाश का वेवलेंथ जितना ज़्यादा होता है, वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका डिस्पर्जन उतना ही कम होगा। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका डिस्पर्जन उतना ही अधिक होगा। इसी कारण से हमारा आसमान नीला दिखाई देता है और जो समुद्र के जल होते हैं वो भी नीला दिखाई देते हैं। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंद्रधनुष, रेनबो। यह बारिश के समय में यानी बरसात के मौसम में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। और यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं। अगर सूर्य यहाँ होगा तो इंद्रधनुष इस डायरेक्शन में दिखाई देगा। ये 12 बजे दिखाई नहीं देता है। अगर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के विषय में बात करें तो जब सनलाइट धूल कणों से टकराता है तो वो बिखराव हो जाता है। इसी बिखराव को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। सूर्य के उगते या डूबते समय लाल का दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, जैसा कि आप देख रहे हैं समुद्र का पानी है नीला दिखाई दे रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो जब लाइट किसी छोटे से कोने से पास करता है तो वह कार्नर के एक साइड की ओर मुड़ जाता है। इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कार्नर जितना छोटा होगा डिफ्रैक्शन उतना ही अधिक होगा। बात आती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है। जब समान आवृत्ति और समान आयाम के दो सोर्स ऑफ लाइट एक ही डायरेक्शन में संचरित होते हैं तो माध्यम में कहीं कहीं डार्कनेस और कहीं कहीं ब्राइटनेस क्रिएट हो जाता है। इसी घटना को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। जहाँ पे वेव सेम डायरेक्शन वाले मिलते हैं, मैं एग्जांपल के माध्यम से आप सभी को समझाना चाह रहा हूँ। एक वेव है S1 और दूसरा वेव है S2। ये वेव मूव कर रहा है और एक ये वेव मूव कर रहा है। दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है। तो जब इन वेव का सुपरपोजिशन होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये ब्राइटनेस क्रिएट करेगा। और जब एक वेव का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ, एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ मिलेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो डार्कनेस क्रिएट करेगा। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो एक वेव का ट्रफ और दूसरे का क्रस्ट मिलते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे हम लोग विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं और इसे हम लोग
संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करें तो ह्यूमन आई के बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें से एक होता है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल हमारे संपूर्ण आँख को, जो आँख का ऊपरी भाग होता है, जो अपारदर्शी झिल्ली होती है, उसी को हम दृष्टिपटल कहते हैं। कार्निया, ये देख रहे हैं आप, ये कार्निया है। जो आँख का उभरा हुआ भाग होता है, ये होता है कार्निया। कार्निया के जस्ट पीछे एक पारदर्शी लेंस होता है, लेंस की आकृति होती है, ये आइरिस होता है। आइरिस ही प्रकाश की नियंत्रित मात्रा को प्रवेश करने देती है। रेटिना, ये रेटिना है, और यहाँ पे मनुष्य के आँख के द्वारा किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनती है। दर्पण की बात होती है तो जो दर्पण होता है, एक प्रकार का हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, जिसके एक साइड में कलई की होती है, और इसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी कि जब वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ती हैं, तो वहाँ पे एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब होता है और एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब वहाँ पे होता है जहाँ पे अपवर्तित किरणें, यानी कि अपवर्तित या परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किंतु जिस बिंदु पे परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु पे वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और यह सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं दर्पण की। टाइप्स ऑफ मिरर। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो हम पर डे अपने लाइफ में यूज करते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, बालों को कंघी करते हैं, वो समतल दर्पण होता है, और इसमें सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से हम जितनी अधिक दूरी पे स्थित होंगे, उतनी ही अधिक दूरी पे उसका इमेज बनेगा। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो अगर हम v वेलोसिटी से दर्पण से दूर जाते हैं, तो प्रतिबिंब जो है वो 2v वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव करता है। अब अगर हम बात करें गोलीय दर्पण की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग की तरफ होता है, और धंसे हुए भाग की तरफ हम पॉलिश किए हुए होते हैं। जबकि अवतल दर्पण में धंसे हुए भाग की तरफ से परावर्तन होता है, और उभरे हुए भाग की तरफ हम इसका पॉलिश किए हुए होते हैं। उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार से बनते हैं। लेकिन अधिकतर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब मुख्यतः बड़ा और आभासी बनता है। उपयोग की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में करते हैं, ताकि विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब एक छोटे से स्थान पे हमें दिखाई दे। अवतल दर्पण का उपयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे किसी छोटी सी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमें देखना होता है। जैसे हमें नाक, कान, दांत और आँख की जांच करनी होती है, तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में उपयोग करते हैं, और टार्च में भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण की जो प्रकृति होती है, वो छोटे से प्रतिबिंब को, छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाई देता है, और वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब हम दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। प्रकाश से संबंधित एक विशेष प्रकार की ये टॉपिक है। दृष्टि दोष की बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है निकट दृष्टि दोष, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि निकट चीजें नहीं दिखाई दें। निकट दृष्टि दोष का तात्पर्य ये हो जाता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, और इसके हम निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष यानी कि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, ये नहीं।
दूरदृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और पास की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जबकि जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबायोपिया, तो जरा दृष्टि दोष में हमें दोनों प्रकार के समस्याएं होती हैं, यानी हमें ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसके उपचार के लिए हम दोनों प्रकार के लेंसों का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों प्रकार के लेंसों का उपयोग यहाँ पे हम करते हैं। ये होता है जरा दृष्टि दोष।